हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। आज की ये वीडियो जो है इसकी इंट्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो अगर आपको इसकी इंट्रोडक्शन समझ में आ गई तो आपको ये पूरा चैप्टर बहुत आसान लगने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे रियल नंबर की डेफिनेशन। रियल नंबर होता क्या है, तो आपको नंबर लाइन तो पता ही है ना। नंबर लाइन जो ग्राफ में हम 2 डायमेंशनल करते हैं, बट मैं बात कर रही हूँ सिर्फ 1 डायमेंशनल नंबर लाइन की। तो कोई भी नंबर जिसको मैं इस नंबर लाइन पे शो कर सकती हूँ वो होता है हमारा रियल नंबर। किसी भी नंबर को, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी नंबर को जब मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, शो कर सकती हूँ 1 डायमेंशनल नंबर लाइन पे, तो वो होता है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है हमारा रैशनल नंबर और एक होता है हमारा इरैशनल नंबर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, रैशनल और इरैशनल नंबर। तो आपको नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं जिस भी नंबर को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर पी एंड क्यू आर एनी इंटीजर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव, बट क्यू जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो किसी भी नंबर को अगर मैं p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो वो मेरा रैशनल नंबर होगा। बट अगर उसी किसी भी नंबर को मैं p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकती तो वो हमारा इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, वेरी इजी डेफिनेशन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/2, 1/5, 1 भी क्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम 17/3, कुछ भी ऐसा लेंगे। तो ये सारे हमारे क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि मैं इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ। इसकी डेफिनेशन के बेस्ड पे ये भी कह सकते हैं कि एवरी रैशनल नंबर, जो कोई भी रैशनल नंबर है हमारा, उसको जब हम डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो वो आइदर तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब आप कहोगे व्हाट इज टर्मिनेटिंग और व्हाट इज रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करूं 1/2, 1/2 को मैं क्या करूंगी, अगर डिवाइड करके लिखे 0.5, तो 1 पॉइंट के बाद ही, 1 डेसिमल के बाद ही ये खत्म हो गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। या जैसे अगर हम 1/3 की बात करें तो ये क्या होगा, 0.33333, ये रिपीट होना शुरू हो गया। इसको आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं, तो ये होता है रिपीटिंग। तो हर एक रैशनल नंबर को आइदर मैं टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिख सकती हूँ या रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में लिख सकती हूँ। बट इरैशनल नंबर में क्या होगा, इरैशनल नंबर में हमेशा ही जो, अब जब उसका हम डेसिमल फॉर्म बनाएंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों ही होगा। वो कहीं पे जाकर खत्म भी नहीं हो रहा, कहीं पे जाकर रिपीट भी नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ उसका चलता ही जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ 0.312785962, मतलब ना तो कोई इसका ऐसे है कि कहीं जाकर ये रिपीट हो रहा है, ना ही ये कहीं खत्म हो रहा है, डिवाइड हो ही जा रहा है, मतलब इसका रिमाइंडर जीरो आता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा इरैशनल नंबर। तो दो बेस्ड भी हमें रैशनल और इरैशनल नंबर्स को पहचान सकते हैं। किसी भी नंबर को अगर मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो वो रैशनल है, नहीं लिख सकती तो वो इरैशनल है। अगर हम उसकी डेसिमल फॉर्म की बात करें तो अगर तो वो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल है तो वो रैशनल है, अगर वो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो इरैशनल है। गॉट इट। इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, हम जनरली पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि पाई जो है ये एक इरैशनल नंबर है, बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर। अब आप कहोगे कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक इरैशनल और एक रैशनल कैसे हो गया, है ना। तो एक्चुअली दे आर नॉट इक्वल, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल। ठीक है, जैसे की जो वैल्यू है वो होती है 3.14159,
एंड 22/7 की जो वैल्यू होती है दैट इज 3.14285 एंड सो ऑन। तो दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, जैसे फर्स्ट 2 डिजिट तो लगभग सेम ही है, उसके बाद थोड़ा चेंज आ जाता है। तो हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, क्योंकि हर जगह हम पाई की 3.142 ऐसे पुट नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्योंकि दे आर ऑलमोस्ट इक्वल तो हम 22/7 ले लेते हैं। बट क्योंकि 22/7 को मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, सो दैट्स वाई इट इज अ रैशनल नंबर, बट इट इज अ नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि पाई इज अ रैशनल या इरेशनल, या पाई इज इक्वल टू 22/7 या नॉट, है ना। तो दोनों ही कंसेप्ट आपके आई थिंक इसमें क्लियर हो जाते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर और व्हाट इज कंपोजिट नंबर? वैसे तो ये आपने बहुत क्लासेस में पढ़ ली है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिपीट करवा देती हूँ इसमें। तो किसी भी नंबर के जो है फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स, मतलब कि वो किस किस टेबल में आ सकता है, यही हो सकता है ना। तो कोई भी नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक खुद वो अपने आप का फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 2 को जो है हम 1 into 2 ही लिख सकते हैं, मतलब 2 ओनली, या तो 1 के टेबल में तो डेफिनेटली सारे ही नंबर्स आते हैं, तो और एक ये खुद के टेबल में आएगा। तो जैसे 3 भी 1 into 3, तो ये भी सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो प्राइम नंबर्स के हम कह सकते हैं ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 1, एक इटसेल्फ। बट जो कंपोजिट नंबर होता है इसमें आते हैं मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं 6, फॉर एग्जाम्पल 9, जैसे ये 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, इसका भी 1 है, 3 है, 9 है। ठीक है, ये सबके टेबल्स में आ रहा है, तो इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो दे आर कॉम्पोजिट नंबर। तो समझ में आ गया, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हैं, 1 और खुद वो अपना, और कॉम्पोजिट नंबर जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो फंडा, अब मेन मैंने इसकी डेफिनेशन आपको क्यों करवाई प्राइम और कंपोजिट नंबर की, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपके मेन इस चैप्टर की थ्योरम है। इसमें बेसिकली बताया क्या गया है कि हर एक कंपोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकती हूँ, ऑल्सो इन यूनिक वे। साथ में हम क्या कहेंगे, इट्स ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। मैं इसका मतलब आपको समझाती हूं। ठीक है, तो हर एक कंपोजिट नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकती हूँ। पहले इतना ही पढ़ते हैं हम। जैसे फॉर एग्जांपल 15 है, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 into 5। तो 15 इज अ कंपोजिट नंबर, इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकती हूँ, बट इन अ यूनिक वे। यूनिक वे मतलब कि कोई कह दे कि मैं इसको 2 into 7 लिख देता हूँ, नहीं, इसका एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, मतलब एक ही तरह से प्रोडक्ट हो सकता है जितने भी प्राइम नंबर्स हैं। हाँ, जस्ट इट्स ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। 5 into 3 कर सकते हैं 3 into 5 की जगह पे, तो वो आपकी मर्जी है, ये कर सकते हैं। तो समझ में आ गया। तो कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज प्राइम नंबर्स जो है वो सेम ही रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को यूज कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपको एक नंबर दे दिया, ठीक है, तो हमें पता है ये कंपोजिट नंबर है, तो इसको हम प्रोडक्ट ऑफ कैसे लिखेंगे। ये बन गया 5 के टेबल में आ गया, 2 1 3 के टेबल में आ गया 7। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है यही रहेंगे 2 5 3 7। ऐसे नहीं कि आप कोई और कर रहा है तो वो कुछ और निकाल लेगा। हाँ, बस ये हो सकता है कि उसका सीक्वेंस चेंज हो जाए, कि वो ऐसे लिख दे, या उसको
ऐसे लिख दें। तो बस यही बता रहा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं, वो आप ऐसे निकाल सकते हो, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये मेन जो है फंडामेंटल LCM एंड HCF, ये भी आपने पढ़ा हुआ है बट फिर भी मैं क्लियर करती हूँ इसके बारे में। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, दिस इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल and this is highest common factor। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं LCM की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कोई भी अगर आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लूं 2 and 3, हम इजीली बात कर लेते हैं। तो 2 के बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे, मल्टीपल्स मीन टू से जो उसके टेबल में आ रहे हैं, सो ऑन। 3 के बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके मल्टीपल्स लिख रहे हैं, फिर बात कर रहे हैं कॉमन की। तो कॉमन मल्टीपल ये भी है, ये भी है, आगे भी बहुत सारे मल्टीपल्स आएंगे है ना जो कॉमन होंगे, जैसे 18 आ जाएगा आई थिंक। तो हम बात करें सबसे पहले मल्टीपल, फिर कॉमन, फिर उसके बाद लीस्ट। लीस्ट मतलब जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो इसमें जैसे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 6। तो 6 इज द LCM। ठीक है, तो डेफिनेशन से, नाम से ही जैसे इसका पता लग रहा है, सबसे पहले हमने उसके मल्टीपल निकाले, फिर कॉमन, फिर लीस्ट। तो ये होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उसके टेबल में जो सबसे पहली कॉमन वैल्यू आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। फॉर एग्जाम्पल इसकी भी अगर हम बात करें, तो मैंने एग्जाम्पल ले ली 18 एंड 24। अब इसमें हम मल्टीपल की बात कर रहे थे, इसमें हम बात करें फैक्टर की। फैक्टर मतलब 18 और 24 किसके टेबल में आ रहा है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24। ये हो गए इसके फैक्टर्स, मतलब जो इसके टेबल में ये आ रहा है। तो अब हम बात करें फैक्टर, तो ये हो गई। अब हम बात करें कॉमन। कॉमन कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 6 है, लास्ट में कोई नहीं। तो इसमें जो है कॉमन 3 आ गए। फिर हम बात करें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो इसमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कौन सा है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे तो और इसके आगे कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो इसका HCF जो है दैट इज अगेन 6। ठीक है, इसमें हमने मल्टीपल्स चेक किए, इसमें हमने फैक्टर्स चेक किए। मल्टीपल में हमने उसके टेबल में कौन से नंबर है वो देखना है, फैक्टर्स में मतलब हमने देखना है कि वो खुद किस टेबल में आ रहे हैं, तो वो चीज देखनी है। अब आप कहोगे कि कोई भी नंबर आएगा तो आप ऐसे थोड़ी सबके करने लगोगे कि कौन से टेबल में क्या करोगे, ऐसे तो कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये तो जस्ट आपको एक कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए LCM होता क्या है और HCF होता क्या है, इसलिए ये सब बताया है। अदरवाइज इसको निकालने का एक इजी वे मैं आपको बताती। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि LCM और HCF इजी वे में निकालना कैसे है। तो इसके लिए हम दो नंबर्स ले रहे हैं 18 एंड 60, इसी का LCM निकालेंगे, इसी का HCF निकालेंगे। सबसे पहले बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इसके फैक्टर्स ये बन गए, 60 के मान लो 2, 30, 2, 15, 3 एंड 5। ठीक है, तो 18 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3, 60 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये बन गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो अब हम देखेंगे LCM कैसे निकालना है और HCF कैसे निकालना है। तो LCM क्योंकि ये मल्टीपल की बात कर रहा है तो इसमें सारे फैक्टर्स इंक्लूड होंगे, जैसे नाम से पता लग रहा है। तो इसमें मुझे 2 भी लिखना है, 3 भी लिखना है और 5 भी लिखना है, सारे फैक्टर्स इंक्लूड करने हैं क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं। और सबसे पहले सारे फैक्टर्स लिखना है, फिर उन फैक्टर्स की जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो लिखनी है। जैसे इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2,
3 की हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर इज 2 और 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 9 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 आर 20, 20 इंटू 9 इज 180, इसका जो है वो हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फैक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर्स लेने हैं, तो जो कॉमन आ रहे हैं, कॉमन इसमें कौन सा आ रहा था, 2 दोनों में है तो 2 लेंगे, 3 दोनों में है तो 3 भी लेंगे, बट 5 दोनों में नहीं है तो 5 को हम नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद पावर में भी, इसमें हमने मैक्सिमम पावर ली थी, इसमें हमने मिनिमम पावर लेनी है, डेफिनेटली वही डेफिनेशन की बात है, क्योंकि इसमें हमने फैक्टर्स की बात करी है, तो मिनिमम पावर इसमें कितनी है 1, 3 की कितनी है 1, तो 6 इज HCF, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे LCM एंड HCF। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से सबसे पहले उसके फैक्टर्स निकालेंगे, एलसीएम के लिए मुझे सारे फैक्टर्स लेने हैं और सबकी हाईएस्ट पावर लेनी है, और एचसीएफ के लिए मुझे सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेने हैं और उनकी मिनिमम पावर लेनी है। गॉट इट? आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मैं आपको 2-3 फार्मूले बता रही हूँ एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। कि अगर आपको कोई 2 नंबर्स का HCF पता है और 2 ही नंबर की LCM पता है, तो आप ये दोनों जो है ये प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का फायदा क्या है कि मान लो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे मैंने 18 और 60 लिया था, नंबर्स दिए हुए हैं, आपको एक चीज दी हुई है HCF या LCM में से, तो उसमें इसकी वैल्यू पुट करके दूसरी आप इजीली निकाल सकते हो, फैक्टर निकालने की, वो लॉन्ग प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला। जो नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको लिखा रही हूँ 2, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस में मे बी उसका कोई क्वेश्चन आ जाए, चांसेस बहुत रेयर है, बट फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। HCF ऑफ PQR, कि अगर मैं 3 नंबर्स के HCF की बात कर रही हूँ तो दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, अगेन LCM ऑफ दैट नंबर्स डिवाइड बाय LCM ऑफ 2 नंबर के जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पहले PQ फिर QR एंड फिर LCM ऑफ P एंड R, ठीक है। चांसेस कम है क्योंकि 3 वैल्यूज दी होनी चाहिए और इसी भी 4 वैल्यूज चाहिए तो जाके कोई क्वेश्चन सॉल्व होगा, बट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में मे बी फॉर्मूला ही पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट भी इजी है, LCM ऑफ 3 नंबर्स PQR, अगेन ये भी सेम ही बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q एंड R मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ PQR अपॉन HCF of PQ, HCF of QR and HCF of PR, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे एक आपका कंसेप्ट यूज होगा बहुत सारे क्वेश्चंस में कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यूज होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह सकती हूँ कि अगर 3 है वो 18 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 18 को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा, मतलब इसको इस तरह से यूज करेंगे। कंडीशन सिर्फ यही है कि जो P है हमारा वो प्राइम नंबर होना चाहिए, A कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो उस नंबर को भी डिवाइड। अब इस चैप्टर के हम लास्ट कंसेप्ट पे आ गए हैं जिसमें हमें क्वेश्चन आ सकता है √2 √3 प्रूव दैट के √5 आर इरेशनल नंबर्स। कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, अंडर रूट में किसी भी प्राइम वैल्यू को वो ले सकते हैं, ठीक है। सबका जो प्रूफ है वो सेम है, मैं आपको एक प्रूफ करके दिखाऊंगी, बाकी प्रूफ ऑलमोस्ट सेम है, एक मतलब स्टेप में भी चेंज हो, है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो मैथ में हम हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल पड़ते हैं, तो इसमें हम अज्यूम करेंगे कि लेट्स अज्यूम दैट कि √2 इज अ रैशनल नंबर।
तो जैसे कि मैंने आपको बताई थी डेफिनेशन कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ, वेयर p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम आप कहोगे मैम को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम मतलब उनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एक दूसरा भी तो काट करके हम ऐसे बना सकते हैं, मान लो कि अगर 8/6 कोई है रैशनल नंबर तो उसको कट करके हम 4/3 बना सकते हैं। तो 4 एंड 3 आर को प्राइम क्योंकि इनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो √2 क्योंकि एक रैशनल नंबर है तो मैंने उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया, वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड डेफिनेटली q जो है नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो हो गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। ठीक है, तो अब मैंने करा 2 को इस तरफ, q को इस तरफ ले गए हम। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर करोगे तो √2 क्या बन जाएगा? 2q² इज इक्वल टू p स्क्वेयर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ q² इज इक्वल टू p² बाय 2। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि 2 डिवाइड p²। ठीक है, डिवाइड करेगा तभी उसका एक क्वेश्चन आएगा। तो 2 डिवाइड p², जैसे तो अब हमने जो लास्ट मैंने आपको बताया था रिजल्ट कि अगर कोई भी प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो डेफिनेटली वो उसको भी डिवाइड करेगा। अब अगर इसको डिवाइड करेगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू सम क्वोशंट, लेट इट बी क्वोशंट इज a, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, p इज इक्वल टू 2 इंटू a। तो मेरी वैल्यू आ गई यहाँ पे p इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो ये बन गया p² इज इक्वल टू 4a²। तो p² इज इक्वल टू 4a² है, यहाँ पे p² इज इक्वल टू 2q² है। तो अगर मैं यहाँ पे दोनों p² की वैल्यू को इक्वल कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? 4a² इज इक्वल टू 2q²। ये कैंसिल हो गया तो a² की वैल्यू क्या आ गई? q² डिवाइड बाय 2। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि 2 डिवाइड q², अगेन सेम कंसेप्ट है ना। तो अब 2 q² को डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट रिजल्ट के जैसे ही कि कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि 2p को भी डिवाइड कर रहे हैं, 2q को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, जो कि हमारे इस अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, इस अजम्पशन में हमने क्या माना था कि p एंड q आर को प्राइम, बट यहाँ पे हमने देखा कि 2 जो है इसका कॉमन फैक्टर हो गया। तो इसका मतलब जो हमने अजम्पशन की थी वही रॉन्ग है। तो इससे मुझे प्रूफ हो गया कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो वेरी इजी कंसेप्ट। सिमिलरली हम √3 और √5 आप खुद करके देखना। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सेम ही स्टेप होंगे, जस्ट 2 की जगह पे कुछ डिफरेंट नंबर आएगा, है ना। आई होप कि आज की इंट्रोडक्शन वीडियो आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।